साथ नरेंद्र मोदी कैबिनेट के एक अहम कैबिनेट मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो 3 हेवीवेट विभाग जिनके पास है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। नरेंद्र सिंह तोमर जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये ITV मोदी बहुत धन्यवाद 2.0 मंत्रालय के क्या एजेंडे होंगे मोदी सरकार के? आपके पास एक सबसे अहम मंत्रालय है, वो है कृषि मंत्रालय। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की मेनस्टे माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। तो इस मंत्रालय को लेकर, कृषि को लेकर आपके क्या 100 दिन के एजेंडे हो? देखिए, भारत ग्रामीण परिवेश वाला राष्ट्र है और कृषि की प्रधानता है। इसलिए भारत में जब भी कोई नीति बने, जब भी कोई प्राथमिकता तय हो, तो वो गांव से जुड़ी होना अनिवार्य है और कृषि से उसका जुड़ाव जरूरी है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरा दल और मेरे दल की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों से केंद्र में काम कर रही है, उसकी प्राथमिकता पर ये दोनों ही विषय हमेशा रहे हैं। ग्रामीण व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो गांव में अधोसंरचना विकास हो, गांव में आजीविका हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहा हूं, वह इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस सरकार को भी अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, देश के लाखों गांव डामरीकृत सड़क से जुड़े। इसके लिए उस समय ग्रामीण सड़क योजना का सृजन हुआ। किसान की फसल को सुरक्षा मिल सके, इसलिए फसल बीमा योजना बनी। किसान को आसानी से कर्ज मिल सके, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। पिछले दिनों जब यूपीए की सरकार थी, अगर ये सारे कार्यक्रम ठंडे अवस्थे में नहीं होते तो मैं समझता हूं 10 वर्ष में इनका व्याप्य काफी बढ़ गया होता और हिंदुस्तान के गांव और किसान दोनों को इसका फायदा मिल रहा होता। लेकिन बीच का 10 साल का जो कालखंड था, थोड़ा कठिनाई में बीता और इस वजह से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन सब चीजों को उन्होंने पुनः प्राथमिकता दी। और आज आप देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में, जो प्रमुख रूप से आपका सवाल है, कई नए आयाम स्थापित हुए हैं। एक लंबे समय से इस देश का किसान बाट जो रहा था कि स्वामीनाथन साहब की सिफारिशों के अनुसार फसल में जो लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो किसान को मिले। यूपीए की सरकार चाहती तो इस सिफारिश को मान्य कर सकती थी, लेकिन उन्होंने यह काम करने के लिए मोदी जी के जिम्मे छोड़ा। तो मोदी जी ने आने के बाद इस सिफारिश को स्वीकार किया और आज किसान को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य प्राप्त होता है। खेती के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः यहां बहुत सारे गांव से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। मैं प्रतिपक्ष का सांसद भी रहा हूं। जब किसान को यूरिया की जरूरत होती थी, उस समय यूरिया मार्केट में नहीं होता था और यूरिया के लिए सांसद के रूप में हम लोग भी लोकसभा में प्रतिदिन आते थे, गांधी जी की मूर्ति पर धरना देते थे। हर राज्य का मुख्यमंत्री यहां पड़ाव डाल के रहता था कि उसको यूरिया मिल जाए। किसी को यूरिया का आवंटन मिल जाता था तो ट्रेन का रैक नहीं मिलता था। और जब यूरिया की शॉर्टेज रहती थी तो जब यूरिया जिले में पहुंचता था
तो पुलिस थाने में पुलिस के पहरे में यूरिया को बंटवाने की व्यवस्था करना पड़ती थी कि कहीं कानून व्यवस्था खराब ना हो जाए। मोदी जी नेता अच्छे हैं, इसलिए उनकी नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है। वो आए तो उन्होंने बहुत ही कम समय में तय कर दिया कि यूरिया की उपलब्धता और यूरिया की खपत दोनों में बहुत अंतर नहीं है, और जब अंतर नहीं है तो किसान को क्यों नहीं मिल रहा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन मोदी जी गांव से जुड़े थे, किसान के हित में काम करने वाली उनकी नीयत थी, इसलिए उन्होंने एक आदेश दिया कि यूरिया को नीम कोटिंग कर दिया जाए, और नीम कोटिंग करने के बाद कि यूरिया काला बाजारी के योग्य नहीं बचा, ब्लैक मार्केट के योग्य नहीं बचा, किसी केमिकल फैक्ट्री के योग्य नहीं बचा, सारा का सारा यूरिया किसान के खेत तक आज पहुंच रहा है और उसका लाभ किसान को मिल रहा है। एक ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि वो चाहते हैं वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दें, और भी आपने कैबिनेट के पहले उसमें जो डिसीजन लिया कि जितनी भी जिनकी छोटी छोटी जमीनें उनको भी आप इंश्योरेंस देंगे, उनको भी आप पेंशन देंगे। तो इन दोनों को आप कैसे सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और ये जो कैबिनेट का पहला डिसीजन था ये कितना फार रीचिंग मानते हैं आप इसको? देखिए, प्रधानमंत्री जी की हमेशा सोच बहुत बड़ी रहती है। शुरू में लोगों को लगता है ये एकदम असंभव है, लेकिन उनकी डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द है नहीं। आपको ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लाल किले से पहली बार कहा कि इस देश के हर गरीब आदमी को प्रधानमंत्री जनधन अभियान से जोड़ना है, तो न तो बैंक सोचते थे कि वो इतना अकाउंट खोल सकते हैं, राजनीतिक दल का सोच तो वहां तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन मोदी जी का संकल्प था और मोदी जी की दूरदृष्टि योजना थी, उसके कारण उन्होंने एक वर्ष में इन्हीं बैंकों से, इन्हीं अधिकारियों से बिना कुछ बदले हुए, जो बैंक्स पूरे देश में मिलकर हजारों में खाते नहीं खोल पाते थे, उन बैंकों ने 13 करोड़ खाते एक ही साल में खोले, और अभी हम देखते हैं तो 32 करोड़ नए अकाउंट जनधन योजना के अंतर्गत खुले। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य लिया है कि 5 वर्ष में किसान की आमदनी को दोगुनी करना। यह लक्ष्य इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत जिस परिवेश का राष्ट्र है, उसमें यह जरूरी है कि कृषि समृद्ध हो। कृषि की समृद्धता के बिना देश की समृद्धता नहीं हो पाएगी। यह अपने आप में कठोर सच्चाई है। लोग कनॉट प्लेस को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करें, उससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का गांव कनॉट प्लेस नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी गांव में सड़क और मौलिक आवश्यकता की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से कनॉट प्लेस की भी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। मोदी जी इस वास्तविकता के नजदीक हैं और इसलिए उन्होंने यह बड़ा लक्ष्य अपने हाथ में लिया है। पिछले 2 वर्षों में भी आप सबने अनुभव किया होगा कि चाहे वो फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का सवाल हो, चाहे खाद और बीज की समय पर उपलब्धता का सवाल हो, चाहे किसान के उत्पाद को ठीक प्रकार का एकीकृत मार्केट मिल सके, इसके लिए ई मंडी की योजना हो, इस प्रकार के अनेक कदम पिछले 2 वर्षों में भी उठाए गए हैं। और आज अभी आप अनुभव कर रहे हैं कि सामान्यतः जब लोगों को लग रहा था कि पीएम किसान सम्मान योजना यह चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया वार्षिक आय सहायता
कि इस योजना को आरंभ किया। पहले इस योजना में 12.5 करोड़ किसान सम्मिलित थे। इस बार जब कैबिनेट हुई तो सबसे पहला उन्होंने निर्णय किया कि इस योजना को सबके लिए खोल दिया। अब इस योजना के अंतर्गत 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। पहले 75,000 करोड़ रुपए का बजट भार था, अब 87,000 करोड़ रुपए का बजट भार इससे आएगा। अब यह एक तौर से किसान हितैषी नियत का ही परिणाम है कि कई बार लोग कह सकते हैं 6,000 रुपए तो बहुत कम थे, हमारे प्रतिपक्षी लोग कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि इससे पहले तो किसी ने 6 रुपए भी नहीं दिए। तो मोदी जी ने 6,000 रुपए देना शुरू किया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सुधारा और आज भी फसल बीमा योजना में और सुधार आए, इसके लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, हम सब जानते हैं कि जो मूल किसान है, मूल किसान के मायने छोटा किसान, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला, 12 एकड़ वाला, ये मूल किसान होता है। बाकी जो बहुत बड़ा किसान होता है वो खुद तो किसानी करता नहीं, बिल्कुल किसानी करवाता है आमतौर पर, या हॉर्टिकल्चर में काम कर रहा होता है तो उसका परिवेश थोड़ा और भी अलग हो जाता है। लेकिन मूल किसान जो अपने हाथ से हल चलाता है, अपने हाथ से खेत में खाद देता है, अपने हाथ से सिंचाई करता है, ऐसा जो किसान है वो निश्चित रूप से जब 60 वर्ष की उसकी आयु होती है पूरी, तो उम्र के साथ जैसे जैसे शरीर की क्षमताएं कम होती हैं वैसे किसान की भी कम होती हैं और इसलिए उसको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसान पेंशन योजना प्रारंभ की। इस योजना को पहली कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की और अब इस योजना के बाकी सारे नियम कायदे बन रहे हैं और जल्दी ही ये बजट में भी आ जाएगी और इस योजना का लाभ भी आम गांव और किसान तक पहुंचना आरंभ हो जाएगा। तोमर जी, अब भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं और हमेशा हर सरकार बात करती है किसानों के बारे में, लेकिन किसानों की स्थिति पिछले आजादी के बाद से कोई खास बदलती दिखाई नहीं देती। हर इस सेशन में हम देखते हैं कि एग्रेरियन क्राइसिस और रूरल डिस्ट्रेस बहुत सामने होता है और किसानों की स्थिति, मतलब किसानी करना एक किसी भी तरह से लाभकारी नहीं होता। आपकी सरकार, आप बतौर कृषि मंत्री इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या सोच करेंगे? देखिए, किसानी का कार्य बहुत व्यापक है। यह सच है कि किसान को अभी और अधिक मदद की आवश्यकता है और ये जो परिस्थिति आज खड़ी हुई है यह इसलिए खड़ी हुई कि एक लंबे कालखंड तक सरकारों ने कृषि के ऊपर जो ध्यान दिया वो सिर्फ रस्म अदायगी पर था। जब हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा चिंता खेती की और गांव के विकास की होनी चाहिए थी। लेकिन इसके प्रति जो दुर्लक्ष्य रहा उसके कारण धीरे धीरे ये परिस्थिति खड़ी हो गई। लेकिन अब लोग खेती की ओर प्रवृत्त भी हो रहे हैं और खेती की ओर प्रवृत्त होना आवश्यक भी है। ये हमारी आवश्यकता भी है। मैं कभी कभी सोचता हूं और आपस में बात करता हूं तो बोलता हूं कि बाकी सब धंधे तो हो सकते हैं, पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर किसान कम हो गए, खेती का रकबा कम हो गया तो पैसा तो जेब में होगा लेकिन खरीदोगे कहां से? बिल्कुल, उत्पादन तो बहुत जरूरी है। तो ये जो मूल विषय है, इस विषय को सरकार ने समझना चाहिए और मोदी जी ने इसको ठीक प्रकार से समझा है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो। इसके लिए अनेक पक्षों पर काम किया जा रहा है। सामान्य तौर पर जैसे हमें ध्यान में आता है कि हर वर्ष सूखा पड़ता है, सूखे से किसान परेशान है जी। अब ये प्रकृति की मार है,
कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब पानी नहीं बरसता तो किसान सूखे का शिकार होता है। कई बार ऐसी भी परिस्थिति होती है कि वर्षा तो पूरी हुई लेकिन फिर भी कुछ भाग ऐसा है जो सूखे की मार से परेशान है। तो सामान्य तौर पर पूरे हिंदुस्तान की भूमि का अध्ययन करके जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, जिन क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती है, उस खेती को हम कैसे अपनी प्राथमिकता पर लें। जहां सिंचाई है, पर्याप्त साधन है, बड़ा रकबा है, वो तो सब संसाधनों के नजदीक भी हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र जो वर्षा आधारित है, अब आप देखिए कि वर्षा आधारित जो क्षेत्र है वो कुल खेती का 56% है और 56% उस खेती में जो उत्पादन है वो कुल उत्पादन का 44% है। 56% क्षेत्र में अगर 44% उत्पादन है, अगर इसको हमने थोड़ा सा और ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आने वाले कल में यह उत्पादन और बढ़ सकता है, वहां का किसान भी सरसब्य हो सकता है। खेती में तकनीक की जरूरत है, खेती में सरकारी मदद की आवश्यकता है, खेती में सहकार करने की आवश्यकता है और खेती को सरकारी मदद समय समय पर मिले इस बात की भी आवश्यकता है। बीजों की गुणवत्ता की जरूरत है, पेस्टिसाइड की भी गुणवत्ता की जरूरत है, उस पर जिस प्रकार के नियंत्रण करने की आवश्यकता है वो नियंत्रण भी होना चाहिए। जहां कानून बनाने की जरूरत है वहां कानून भी बनना चाहिए, बीजों का संरक्षण भी होना चाहिए, बीजों का विकास भी होना चाहिए। और वर्षा आधारित जो क्षेत्र है जिसको एक तौर से हम बंजर भूमि मानते हैं, ऊसर भूमि मानते हैं, उन क्षेत्रों में भी किसानों का प्रशिक्षण करके वहां की जलवायु के अनुरूप क्या क्रॉप हो सकती है वो अगर हम गाइडेंस देंगे तो निश्चित रूप से किसान अपना परिश्रम करेगा और वह क्षेत्र भी सोना उगलने की स्थिति में आएंगे। इन सब कार्यक्रमों के आधार पर निश्चित रूप से 2022 तक मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग किसान की फसल का जो दोगुना दाम उसे मिल पाए और उसकी आमदनी दोगुनी हो पाए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि हम कई किसानों को ट्रेनिंग देंगे कि जो बंजर जमीन है उनको वो उत्पादक बना सकें, तो इस तरह की स्कीम भी क्या सेंटर आपकी मंत्रालय लॉन्च करेगा कि जिससे उन सारे किसानों को या एरिया आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रेनिंग की जा सके? हाँ, इस दिशा में हम लोग कृषि विभाग की दृष्टि से भी काम कर रहे हैं और ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास भी एक महिला किसान सशक्तिकरण योजना का संचालन करता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम खेती को प्रोत्साहित करते हैं और इसी प्रकार की खेती को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और कृषि विभाग की ओर से भी इस प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन करके और उनको पूरा एडवाइस दी जाएगी और वो खेत भी उपयोगी बने और उन किसानों की भी आमदनी बढ़े, इसका पूरा समग्र प्रयत्न कृषि विभाग कर रहा है। हम लोगों ने योजना बनाई है, कुछ बन भी गई है, कुछ चर्चा में, जो आने वाले कल में मूर्त रूप लेंगे। सर, ये तो रहा एक कृषि मंत्रालय जो बहुत बड़ा मंत्रालय है। दूसरे मंत्रालय की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट। इसको लेकर आपके मंत्रालय की 100 दिन की क्या योजनाएं हैं और 100 दिन में अब कौन कौन से काम स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे जो 5 साल का विजन है वो पूरा हुआ है? देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था, ये दोनों मंत्रालय पूरे ग्रामीण भारत को कवर करते हैं। पंचायतों की स्थिति काफी दयनीय थी। 2014 में जब हम सरकार में आए थे तो 13 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर काम चल रहा था। 13 फाइनेंस कमीशन में जो पंचायतों को पैसा दिया जाता था, देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 2.5 लाख पंचायतों को 5 वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपया दिया जाता था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने
उनके समय में 14 फाइनेंस कमीशन आया। मोदी जी ने यह तय कर दिया कि 14 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको पंचायत के मामले में 100% स्वीकार करना है। और मोदी जी के इस इनिशिएटिव के कारण जो 5 साल में 60,000 करोड़ रुपया मिलता था वो अब पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया 5 साल के लिए मिल रहा है। मतलब एकदम तिगुनी राशि से भी ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा दी। और उसके कारण अब ग्राम पंचायत को इतनी राशि मिलती है कि अगर एक ग्राम पंचायत योजना पूर्वक 5 वर्ष में गांव की 5 समस्याओं को चुन ले और एक बार की पूरी राशि एक समस्या के निराकरण में लगा दे, तो 5 मूलभूत समस्याएं गांव में होती हैं, तो 5 साल में एक सरपंच 5 समस्याओं को पूरी तरह निराकृत कर सकता है। पंचायतों के क्षेत्र में थोड़ा विजन और बढ़ाने की आवश्यकता थी। प्लानिंग नहीं थी। अब शहर में तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, मास्टर प्लान है, दुनिया भर के टेक्नोक्रेट हैं, आर्किटेक्ट लगे हुए हैं। ये सारे के सारे लोग भी अपना लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये सब नहीं था। और इसलिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने की पहल की। और मुझे प्रसन्नता है कि पंचायत में जो राशि जाती थी उसका हिसाब कभी आता नहीं था, लेकिन अब सब लोग हिसाब भी देने लगे। और डेवलपमेंट प्लान भी पिछले बार 2.5 लाख में से 2,44,000 ग्राम पंचायतों ने हमको बना के दिए थे। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव था तो कुछ ना कुछ बन के आना चाहिए था। अच्छा। इसलिए वो बन के आ गया। लेकिन जब हम लोगों ने उसको अध्ययन किया तो निश्चित रूप से हमें लगा कि ये डेवलपमेंट प्लान अभी ठीक नहीं है, इसकी गुणवत्ता और ठीक होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने एक बुकलेट तैयार की, उसके पैरामीटर्स तैयार किए, सारे राज्यों को भेजे और दोबारा से उनको कहा कि आप डेवलपमेंट प्लान इन आधार पर बनाइए। खाली नाली और सड़क का ही काम डेवलपमेंट प्लान में हो यह जरूरी नहीं है, ग्राम पंचायत का समग्र विकास इस दृष्टि से बनना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तय किया है 100 दिन में लगभग 2.25 लाख डेवलपमेंट प्लान गांव के बना के और हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे, यह हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से अगर देखेंगे हम तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यह बहुत प्रमुख योजना है। गत 5 वर्षों में हम लोगों ने 1,45,000 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में किया है। और आने वाले कल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 1.25 लाख किलोमीटर नई सड़क 3rd फेज में हम लोग आने वाले कल में बनाने की योजना विचारणा में चल रही है। LW इलाके जो हैं उन इलाकों में भी 5,411 किलोमीटर सड़क नक्सलवादी क्षेत्र में भी बनाने का हम काम कर रहे हैं। अभी 50% से ज्यादा उस प्रोजेक्ट में स्वीकृति हम दे चुके हैं और यह काम पूरे देश में द्रुत गति से चल रहा है। जहां तक मनरेगा का सवाल है, मनरेगा में अनेक प्रकार की बातें उठती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जब पारदर्शिता की बात की जाती है और गुड गवर्नेंस की बात की जाती है तो ये सिर्फ सेक्रेटरीट तक सीमित नहीं रहती। कोशिश होती है कि गुड गवर्नेंस नीचे तक दिखना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी नीचे तक दिखना चाहिए। और इसलिए आपको यह जानकर खुशी होगी कि मनरेगा जब से आरंभ हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग 4,41,000 संरचनाएं मनरेगा में बनी हैं, जिसमें 2,84,000 संरचनाओं का निर्माण मोदी जी की सरकार के समय में किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में। और अमानत में खयानत न हो सके इसके लिए हम लोगों ने हर संरचना का जियो टैगिंग सुनिश्चित किया है। जब लेआउट दिया जाएगा तब जियो टैगिंग होगा, जब काम प्रारंभ होगा तब जियो टैगिंग होगा और जब काम पूरा होगा तब जियो टैगिंग होगा। पिछले दिनों जल संरक्षण की दृष्टि से हम लोगों ने
एक अभियान पूरे देश में हाथ में लिया था। उनमें हजारों काम आज देश में चल रहे हैं। हमारी योजना है कि 100 दिन में हम जल संरक्षण से संबंधित हर काम को हर जिले में पूरा कर दें। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सबके ध्यान में होगा कि जल संकट के लिए प्रधानमंत्री जी की चिंता कितनी है। प्रधानमंत्री जी ने अभी देश के 2.5 लाख सरपंचों को पत्र लिखा बिल्कुल। और पत्र लिखकर उन्होंने आग्रह किया है कि जल बचाओ अभियान में पूरा देश एक साथ चले और हम कदम से कदम मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और इस अभियान को हम पूरा करें। मनरेगा में लगातार हम बजट की बढ़ोतरी कर रहे हैं और आने वाले कल में भी हम लोगों ने तय किया है कि जल संरक्षण की दृष्टि से जो अभियान प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अंतर्गत संचालित देश भर में किया जाएगा, उसमें मनरेगा प्राथमिकता से काम करेगा, बढ़ चढ़कर काम करेगा और बढ़ चढ़कर मनरेगा का उपयोग उस क्षेत्र में होगा। गांव के क्षेत्र में आजीविका भी एक महत्वपूर्ण चीज है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत 50 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के काम कर रहे हैं, जिनमें देश भर में 5 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं। ये बहनें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। हम सरकार से भी इनको मदद दे रहे हैं, इनका प्रशिक्षण भी करा रहे हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्षम होते जा रहे हैं उनसे बैंक का लिंक भी करा रहे हैं और उनको मार्केट की भी सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारी परियोजनाएं बहुत सफल हो रही हैं, जिससे हमारी बहनें निश्चित रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने परिवार की आमदनी में सहकार कर रही हैं। हम इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अगर एक बहन 5-7 हजार रुपया भी अपने घर में कमाई में ऐड कर सके तो किसान की आमदनी दोगुनी करने में बहन का भी एक बड़ा योगदान होगा। सर, कई राज्यों का ये कहना है कि उनको मनरेगा के पेमेंट को लेकर शिकायत होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही टाइम पे फंड रिलीज नहीं करता, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? यह शिकायत कभी कभी आती रहती है। देश का फैलाव ज्यादा है और उसके कारण कई राज्यों में उनकी अपनी कठिनाइयां भी रहती हैं। केंद्र से तो हम समय पर पैसा देने की भरसक कोशिश करते हैं, कभी भी हमारे यहां से विलंब नहीं होता, लेकिन अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बैंक से देर लगती है। अनेक दुर्गम क्षेत्र हैं जहां डीबीटी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके कारण कभी पेमेंट में डिले होता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में लगातार बैंक्स के साथ काम कर करके यह सुनिश्चित हुआ है कि ये डिले बहुत कम हुआ है और ये डिले 0 होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि डीबीटी का मिशन एक तौर से मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया, तो आज मजदूर के पेमेंट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मनरेगा में मटेरियल जो कंपोनेंट है उसकी राशि में कभी कभी दिक्कत आती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के जहां एकदम दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन अब हम लोग वहां बैंक मित्र का भी सहारा ले रहे हैं, पोस्ट बैंकिंग की भी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी इस क्षेत्र में थोड़ा और काम करना बाकी है। सर, ये आप बात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की होती है, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है और कौन से राज्य ऐसे हैं जिनको आपको लगता है कि उनको सरकार की योजनाओं में भाग लेनी चाहिए? क्योंकि कई बार हमने देखा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं होती हैं जिनको यदि विपक्ष का राज्य है, विपक्षी पार्टी उस राज्य में सरकार में है, तो वो उसको उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं करने देती, क्योंकि क्रेडिट अल्टीमेटली फिर सेंटर को जाता है। देखिए, केंद्र सरकार की कोई भी योजना वह देश की आम जनता के लिए होती है। राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी है कि इन योजनाओं का लाभ वह अपने राज्य को आगे बढ़कर दिलाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूं अनेक राज्य ऐसे हैं जो बढ़ चढ़कर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वो
अपने हिस्से की राशि समय पर ले सकें और अपने यहाँ ठीक प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। जिस तरफ आपका प्रश्न है और इशारा कर रहा है उसमें भी कुछ सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई बहुत आंशिक है।